महज 26 साल में दुनिया भर में जिनका नाम गूंजने लगा था। 14 दिसंबर 1924 को मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे राज कपूर की गिनती उन फिल्मकारों में होती है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया, सराहनीय बनाया। यकीन करना भले ही मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई यही है कि तेज रफ्तार इंटरनेट और आधुनिकतम तकनीक की आज की दुनिया से कोई 70 साल पहले राज कपूर ने भारतीय सिनेमा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया था। राज कपूर की फिल्म आवारा रूस की सबसे मशहूर फिल्मों में शुमार की जाती है, लेकिन राज कपूर की समाजवादी संदेश वाली फिल्मों का जादू चीन, ईरान, तुर्की, अमेरिका, पूर्वी यूरोप के कई देशों में आज भी महसूस किया जा सकता है। बतौर फिल्मकार राज कपूर का कैरियर करीब 40 सालों का रहा था, लेकिन उन्होंने कामयाबी, शोहरत और लीजेंड जैसी छवि महज 3 सालों के अंदर हासिल कर ली थी। 1947 में केदार शर्मा की फिल्म नीलकमल में हीरो बनने वाले राज कपूर 1948 में आग फिल्म के साथ आरके फिल्म की स्थापना करते हैं। इस फिल्म का विचार उनके मन में कहीं बाहर से नहीं आया था। राज कपूर के दादा अपने बेटे पृथ्वीराज कपूर को सामाजिक रुतबे के लिहाज से दबदबे वाले पेशे वकालत में भेजना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों से लगभग विद्रोह करके पृथ्वीराज कपूर ने थिएटर और फिल्मों का रास्ता चुना। राज कपूर ने अपने पिता के इसी अनुभव को अपनी पहली ही फिल्म आग में पर्दे पर उतार दिया। पृथ्वीराज कपूर पेशावर से कोलकाता आए और फिर तबकी बम्बई पहुंचे और भारतीय सिनेमा के कद्दावर कलाकार के तौर पर स्थापित होते चले गए। राज कपूर उनके सबसे बड़े बेटे थे, लिहाजा वे बचपन से ही फिल्मों के प्रभाव में आ गए। उन्होंने पिता की फिल्मों में बाल कलाकार की भूमिका भी निभाई और देखते देखते पढ़ाई से उनका मन उचट गया। मैट्रिक में फेल होने के बाद उन्होंने अपने पिता से बात करते हुए अपने इरादे जाहिर कर दिए। वे फिल्म निर्माण की दुनिया की बारीकियां सीखना चाहते हैं। पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे को शुरुआती सालों में ही गढ़ दिया। राज कपूर ने कई मौकों पर इसका जिक्र किया कि उनके पिता के नाम का फायदा उन्हें शुरुआती सालों में बहुत ज़्यादा नहीं मिला। बीबीसी के चैनल 4 के लिए सिमी गरेवाल ने राज कपूर पर 1986 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लिविंग लीजेंड राज कपूर। इस डॉक्यूमेंट्री में राज कपूर ने कहा था, पापा जी ने कह दिया कि फिल्म बनाने की बारीकियां सीखो। चौथे 5वें असिस्टेंट के तौर पर सेट पर पोछा लगाने से लेकर फर्नीचर इधर से उधर करने का काम किया। मैं उस वक्त के सेलिब्रिटी एक्टर का बेटा जरूर था, लेकिन मैं नोबडी था। बस 2 जोड़ी पैंट, बुशर्ट, रेनकोट और छाता के अलावा एक गमबूट मिलता था। साथ में 10 रुपये महीने का जेब खर्च भी देते थे। हालांकि ये शक्ति स्कूल के जमाने से ही थी। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने राज कपूर स्पीक्स नाम की किताब में लिखा है, राज कपूर दूसरे बच्चों की तरह ट्राम से स्कूल जाते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो आज कार से स्कूल जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पिता से पूछकर बताती हूँ। पृथ्वीराज कपूर ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, इस बारिश में पानी के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी एक थ्रिल है, इसको उसका भी तजुर्बा लेने दो। राज कपूर दरवाजे के पीछे ये बातचीत सुन रहे थे। उन्होंने अपने पिता से खुद कहा, सर मैं ट्राम से ही स्कूल जाऊंगा। रितु नंदा ने इसके बाद का ब्यौरा भी लिखा। पृथ्वीराज कपूर ने जब बालकनी से राज कपूर को भीगते हुए स्कूल जाते देखा तो उन्होंने अपनी पत्नी राम समी से कहा, एक दिन इस लड़के के पास उसके पिता से कहीं ज्यादा फैंसी कार होगी। कपूर खानदान पर बहुचर्चित किताब द कपूर्स द फर्स्ट फैमिली ऑफ
इंडियन सिनेमा के लिखने वाली मधु जैन भी इसी तरह का एक और किस्सा बताती है। उन्होंने लिखा है, एक बार जब पृथ्वीराज कपूर अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि राज कपूर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि तुम अब तक स्टूडियो क्यों नहीं गए? इसके बाद वो अपनी कार में बैठे और तेजी से आगे निकल गए। दोनों को एक ही जगह जाना था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें अपनी कार में नहीं बैठाया और राज कपूर को वहां जाने के लिए बस लेनी पड़ी। क्या ही दिलचस्प संयोग है कि अपनी पहली कामयाब फिल्म बरसात के हिट होने के बाद राज कपूर ने न केवल अपने लिए नई कन्वर्टिबल कार खरीदी, बल्कि अपने पिता को भी एक ब्लैंक चेक दिया कि वे कार खरीदे, लेकिन पिता ने उस चेक को कभी नहीं भुनाया। पिता के कद को देखते हुए राज कपूर ने शुरुआती दिनों में तय कर लिया था कि उन्हें अपने पिता से कुछ अलग करना होगा, तभी उनकी अपनी पहचान बन पाएगी। उन्होंने अपने पिता की दबंग छवि और भूमिकाओं से अलग हटकर आम लोगों की भूमिकाओं को निभाने पर बल दिया। एक संपन्न घर के युवा और आकर्षक लुक के बावजूद वे आम मेहनतकश लोगों में खुद को देखने लगे। अपने पिता की लाउंड संवाद अदायगी के सामने वे अटक कर गवी अंदाज में बोलने वाले नायक बने। इतनी भिन्नता के साथ अपनी पहली ही फिल्म आग से उन्होंने सिनेमाई दुनिया में मजबूत उपस्थिति दर्ज की। अपने पिता से अलग दिखने की चाहत में उन्होंने अभिनय के साथ निर्देशन को भी चुना। बरसात उनकी दूसरी फिल्म थी और नरगिस के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। बहरहाल राज कपूर के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जल्द ही आ गया। हालांकि ये मौका उनसे पहले महबूब खान के पास गया था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने जब आवारा की कहानी लिखी तो उन्होंने सबसे पहले महबूब खान को ये कहानी सुनाई। अब्बास इस फिल्म के लिए पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर को लेने की वकालत कर रहे थे और महबूब खान पृथ्वीराज कपूर और दिलीप कुमार के साथ इस फिल्म को पूरा करना चाहते थे। इससे ठीक पहले 1949 में महबूब खान ने राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार को लेकर अंदाज फिल्म बनाई थी और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। जयप्रकाश चौकसी ने राज कपूर की सृजन प्रक्रिया में लिखा है कि महबूब खान और अब्बास के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि पृथ्वीराज कपूर के बेटे का रोल कौन बेहतर निभा सकता है। अब्बास का तर्क ये था कि असली जीवन में भी बाप बेटे होने के चलते अगर बेटे का रोल राज कपूर निभाए तो फिल्म को अतिरिक्त फायदा होगा। इस बहस के दौरान नरगिस भी वहीं पर मौजूद थी। चौकसी ने लिखा कि महबूब खान ने ही नरगिस को सिने पर्दे पर ब्रेक दिया था, लेकिन बरसात की वजह से वो राज कपूर के नजदीक भी थी। उन्होंने इस बहस की बात राज कपूर को बताई होगी, क्योंकि राज कपूर ने इसके बाद तुरंत अब्बास से संपर्क साधते हुए इस फिल्म का अधिकार खरीद लिया। फिर उन्होंने पर्दे पर जो किया उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। मार्क्सवादी अब्बास के साथ राज कपूर की जोड़ी खूब जमी। अब्बास ने लिखा है, आवारा से शुरू हुए सफर में राज कपूर हावी होते गए और बॉबी पूरी तरह से मेरी नहीं बल्कि उनकी फिल्म बन गई थी। आवारा फिल्म को बनाते समय राज कपूर की आग की फिल्म महज 2 फिल्म पुरानी थी, आग और बरसात। बरसात की कामयाबी ने राज कपूर को इतना आश्वस्त कर दिया था कि वो आवारा को बनाने में किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर रहे थे। इसकी एक बानगी का जिक्र ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी किया। वे आवारा के लेखक थे। उन्होंने लिखा, एक शाम फिल्म की शूटिंग के दौरान मैं राज कपूर के साथ था। तभी उनके एक असिस्टेंट ने आकर कहा कि फाइनेंसर एमजी ने जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए हैं, अब कोई पैसा नहीं बचा है। उसी रात राज कपूर ने फिल्म के ड्रीम सीक्वेंस को शूट करना शुरू किया था। उस सीक्वेंस को शूट करने में 3 महीने का वक्त और 3 लाख रुपए का खर्च आया था।
आवारा की कहानी काफी हद तक प्रगतिशील कहानी थी, जिसमें एक वकील ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उनका बेटा गुंडे मवालियों की सोहबत में अपराधी बन बैठा। फिर अदालत में वह अपने ही पिता के सामने खड़ा हो जाता है। फिल्म के अंत में वह वापस लौट आता है अपने पिता के पास। दरअसल इस सिनेमा का नायक आजादी के बाद के भारत को विरासत में मिली दरिद्रता से निकला था। दरअसल इस सिनेमा का नायक आजादी के बाद के भारत को विरासत में मिली दरिद्रता से निकला था। आवारा एक तरह से कीचड़ में खिला कमल था, जिसमें लोग अपने जीवन में परिवर्तन की झलक देख रहे थे। यह उम्मीद का सबब लेकर आई फिल्म थी, जिसमें राज कपूर का अभिनय अपने सर्वोत्कृष्ट दौर में दिखा और उनके अंदर का टॉप क्लास निर्देशक भी जगजाहिर हुआ। इस फिल्म के गीत संगीत का जादू आज करीब 73 साल बीतने के बाद भी कायम है। 1951 को प्रदर्शित इस फिल्म से राज कपूर की सामाजिक प्रतिबद्धता वाली फिल्मों का दौर शुरू होता है, जो जिस देश में गंगा बहती है तक बखूबी देखा जा सकता है। कई सिने पत्र पत्रिकाओं का आकलन रहा है कि आवारा भारत की बनी दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म रही है। मनोरंजन की दुनिया में ये पहला मौका था जब सोवियत संघ में एक विदेशी फिल्म को राष्ट्रीय गौरव हासिल हुआ। वहां उस दौर में पैदा हुए बच्चों के नाम राज और रीता के नाम पर रखे गए। दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी से उभरते हुए रूस को आवारा के नायक में अपने लोग दिखे, जो यह गा सकते थे, आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। आवारा हूँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ कि लोकप्रियता के बारे में गीतकार शैलेंद्र की बेटी अमला शैलेंद्र ने कुछ साल पहले बीबीसी को यह बताया था कि हम दुबई में रह रहे थे। हमारे पड़ोस में एक तुर्कमेनिस्तान का परिवार रहता है। उनके पिता एक दिन हमारे घर आ गए, कहने लगे योर डैड रोट दिस सॉन्ग आवारा हूँ और उसे रूसी भाषा में गाने लगे। राज कपूर के बारे में एक कहानी बार बार सुनाई जाती है कि 50 के दशक में जब नेहरू रूस गए तो सरकारी भोज के दौरान जब नेहरू के बाद वहां के प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन के बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ आवारा हूँ गाकर उन्हें चकित कर दिया। वैसे दिलचस्प ये भी है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रूसी साहित्यकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की एक किताब है द कैंसर वार्ड। इस पुस्तक में कैंसर वार्ड का एक दृश्य आता है, जिसमें एक नर्स एक कैंसर मरीज की तकलीफ आवारा हूँ गाने को गाकर कम करने की कोशिश करती हैं। ऐसे 1954 में राज कपूर और नरगिस एक साथ आवारा फिल्म के प्रदर्शन के लिए सोवियत संघ गए थे। उनके वीडियो फुटेज आज भी देखे जा सकते हैं, जहां राज कपूर को देखने के लिए सड़कों पर लोग उतर आए थे। राज कपूर को 50 के दशक में चीन जाने का निमंत्रण भी मिला था, लेकिन वे जा नहीं सके और दशकों बाद 1996 में जब राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर और बेटी रितु नंदा चीन गए तो उनकी आंखों में उस समय आंसू आ गए जब चीनी लोग उन्हें देखते ही आवारा हूँ गाने लगते। उन्हें ये नहीं पता था कि ये दोनों राज कपूर के बेटे बेटी थे, लेकिन वो ये गीत गाकर राज कपूर और भारत का सम्मान कर रहे थे। कहा तो ये भी जाता है कि आवारा माओ त्से तुंग की पसंदीदा फिल्म थी। माओ त्से तुंग ही नए चीन के संस्थापक रहे हैं। चीन में माओ त्से तुंग की पूजा की जाती है, क्योंकि माओ त्से तुंग ने ही चीन को इतना समृद्ध बनाने में योगदान किया है। इस फिल्म को लेकर तुर्की में एक टेलीविजन सीरियल को भी बनाया गया। रितु नंदा ने राज कपूर स्पीक्स में लिखा है कि 1993 में जब रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन भारत आए और उन्हें बताया गया
कि वो उनसे मिलना चाहती हैं, तो ना सिर्फ वो इसके लिए तैयार हो गए, बल्कि उन्होंने उनकी किताब पर एक नोट लिखा, मैं आपके पिता से प्रेम करता था, वो हमारी यादों में आज भी मौजूद है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी सोवियत नेता निकिता खुश्चेव से रूस में आवारा की लोकप्रियता का राज पूछा तो उनका जवाब था, दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिकाओं का सबसे अधिक सामना रूसी लोगों ने किया था। बहुत से रूसी फिल्म निर्माताओं ने उस विषय पर फिल्में बनाकर उन्हें इस त्रासदी की याद दिलाने की कोशिश की थी, जबकि आवारा के जरिए राज कपूर ने लोगों में उम्मीद की एक किरण जगाई थी और उनके दुखों को भूलने में मदद की थी। इस फिल्म को लेकर सिनेमा और समाज के अध्येता जवरीमल पारख कहते हैं, आवारा फिल्म से ही राज कपूर ने ये जाहिर किया कि वे मेलोड्रामा और रियलिटी को बेहतरीन अंदाज में मिक्स करके ऑडियंस का बखूबी मनोरंजन कर सकते हैं, और यह काम उन्होंने बखूबी अपनी आखिरी फिल्म तक जारी रखा। आवारा एक कल्ट फिल्म होने के साथ साथ एक मुकम्मल फिल्म थी। गीत, संगीत और सामाजिक संदेश से ओतप्रोत इस फिल्म की ताजगी आज भी कम नहीं हुई है, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। इस बारे में जवरीमल पारख कहते हैं, समय के साथ इस फिल्म का प्रभाव कम नहीं हुआ है, लेकिन अगर बारीकियों से देखें तो राज कपूर की आवारा जिन उद्देश्यों की वकालत करती है उसके विपरीत खड़ी हो जाती है। इसमें यह दिखाया गया है कि आदमी जिस तरह की परिस्थितियों के प्रभाव में आता है वैसा बन जाता है। अच्छे घर का लड़का आवारागर्दी करने के बाद भी शराफत की दुनिया में लौटने पर स्वीकृत किया जाता है। इस फिल्म का नायक राजू तो सुधर जाता है, लेकिन जग्गा डाकू में भी सुधार क्यों नहीं होता है, यह फिल्म नहीं बता पाती है। जवरीमल पारख के मुताबिक आवारा एक फिल्म के तौर पर यही चूक जाती है, जाने अनजाने में इसकी गुंजाइश छोड़ जाती है कि अच्छे कुल का निकला शख्स परिस्थितिवश भूले कुसंगत में पड़ जाए, लेकिन वह सुधर सकता है और उसका समाज उसे अपना भी सकता है। वहीं जो समाज का अभिजात तबका नहीं है वह सुधर नहीं सकता है, या सुधर भी जाए तो अपनाया नहीं जा सकता है, समाज की मुख्य धारा को नहीं बदल पाती है। दरअसल इसी तरह के सवाल राज कपूर के दूसरे समाजवादी रुझान वाली फिल्मों को लेकर भी उठते हैं। साल 1954 में उन्होंने बूट पॉलिश बनाई, जिसमें बम्बई के निम्न मध्यवर्गीय गरीब परिवार के बच्चे फुटपाथ पर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। उनके सपनों की कहानी राज कपूर बताते हैं, लेकिन समाज में किस तरह के निचले पायदान पर मौजूदा लोगों को वर्ग भेद झेलना पड़ता है, ये राज कपूर तो दर्शाने में कामयाब रहे, लेकिन जाति भेद को लेकर उनका सिनेमा बहुत ज्यादा नहीं कुरेदता है। लेकिन जवरीमल पारख कहते हैं, राज कपूर ने जिस दौर में ये फिल्में बनाई और जिन बेबाकी से गरीब कमजोर लोगों को मुख्य किरदार में पेश किया, उसकी दूसरी मिसाल नहीं दिखती। आवारा के बाद बूट पॉलिश, श्री 420, जागते रहो, अब दिल्ली दूर नहीं और जिस देश में गंगा बहती है जैसी फिल्मों के जरिए राज कपूर ने समाज के सबसे कमजोर तबके और उनकी कमजोरी को सिनेमा के पर्दे पर उतारा। बूट पॉलिश में भले उन्होंने काम नहीं किया हो, लेकिन उनके प्रोडक्शन की ये बेहद अहम फिल्म मानी जा सकती है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है गाने से जाहिर होता है कि जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद का राज कपूर पर काफी प्रभाव था। इसी तरह से जागते रहो में ग्रामीण युवक की भूमिका उन्होंने जिस अंदाज में निभाई, कुछ विश्लेषक उन्हें उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानते हैं। इस फिल्म के नायक को मुंबई में पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यह राज कपूर और नरगिस की आखिरी फिल्म थी। बतौर अभिनेता 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म अनाड़ी में राज कपूर ने ऐसे ईमानदार शख्स की भूमिका अदा की जो ये गाता है कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं अनाड़ी। अपने गवई अंदाज में राज कपूर ने तीसरी कसम से भी लोगों को खूब चौंकाया था। हालांकि ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई थी।
थी और उस सदमे से शैलेंद्र उबर नहीं पाए थे। फिल्म इतिहासकार रामचंद्रन श्रीनिवासन बताते हैं, उनके शुरुआती दौर के सिनेमा को अगर देखें तो उसमें कॉमन मैन दिखता है। वे काफी हद तक चार्ली चैपलिन के प्रभाव में दिखते हैं। इस प्रभाव की सबसे बेहतरीन फिल्म मेरा नाम जोकर थी, जिसे राज कपूर की आत्मकथात्मक फिल्म ही कहा जाता है। हालांकि ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म से राज कपूर को बहुत घाटा उठाना पड़ा था। फिल्म आलोचकों ने उन्हें एक तरह से खत्म मानना शुरू कर दिया था, लेकिन राज कपूर के लिए यह फिल्म हमेशा दिल के करीब रही। सिमी गरेवाल की डॉक्यूमेंट्री में वे खुद कहते हैं, किसी एक फिल्म के बारे में पूछना किसी माँ से पूछना है कि कौन बेटा अच्छा है। मेरे लिए मेरा नाम जोकर ऐसी ही तस्वीर है। जिस फिल्म की नाकामी ने आरके फिल्म को कर्जे में डाल दिया, वह फिल्म बाद में मील का पत्थर मानी गई। साल 2011 के आईफा फिल्म समारोह में राज कपूर रेट्रोस्पेक्टिव आयोजित किया गया था। इसके बारे में मीडिया से बात करते हुए रणधीर कपूर ने कहा था, मेरे पिता के दिल के सबसे नजदीक मेरा नाम जोकर थी। उन्होंने इसे बहुत ही शिद्दत और जुनून से बनाया था, लेकिन जब फिल्म नहीं चली तो उनका दिल टूट गया। रणधीर कपूर ने यह भी बताया कि फिल्म जब दोबारा रिलीज हुई तो अच्छी खासी चली। रणधीर कपूर ने कहा था, अभी तक आरके फिल्म के लिए मेरा नाम जोकर सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हुई। अब भी इसके टीवी राइट्स बेचने पर हमें सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। राज कपूर ने बरसात की कामयाबी के बाद से ही एक टीम बनाई और इस टीम की बदौलत वे एक के बाद एक शाहकार रचते गए। आरके फिल्म की स्थापना भले राज कपूर ने की हो, लेकिन बरसात के साथ ही नरगिस इस टीम का अहम हिस्सा रही थी। इन दोनों की केमिस्ट्री को लेकर तमाम बातें होती हैं। जब साल 1948 में राज कपूर की नरगिस से पहली मुलाकात हुई, तब वो साल 16 साल की रही थी। तब तक वो 8 फिल्मों में काम कर चुकी थी। राज कपूर की उम्र उस समय 22 साल थी। अभी तक उन्हें कोई फिल्म निर्देशित करने का मौका नहीं मिला था। बरसात फिल्म बनते बनते नरगिस राज कपूर एक दूसरे पर निर्भर साथी बन चुके थे। मधु जैन अपनी किताब फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा द कपूर्स में लिखती हैं, नरगिस ने अपना दिल, अपनी आत्मा और यहाँ तक कि अपना पैसा भी राज कपूर की फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। जब आरके स्टूडियो के पास पैसे की कमी हुई तो नरगिस ने अपने सोने के कड़े तक बेच डाले। उन्होंने आरके फिल्म के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसरों की फिल्मों जैसे अदालत, घर संसार और लाजवंती में काम किया। राज कपूर के छोटे भाई शशि कपूर ने लिविंग लीजेंड राज कपूर डॉक्यूमेंट्री में कहा है, नरगिस आरके फिल्म की जान थी। उनका कोई सीन न होने पर भी वो सेट्स पर मौजूद रहती थी। इस बारे में भी बहुत चर्चा होती है कि राज कपूर और नरगिस की शादी नहीं हो सकी, क्योंकि राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी माना था कि नरगिस को यह अंदाजा हो गया था कि राज कपूर उनसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया था। नरगिस को केंद्र में रखते हुए राज कपूर ने सिमी गरेवाल की डॉक्यूमेंट्री में कहा था, मेरे लिए पहले दिन से यह तय था कि मेरी पत्नी मेरी अभिनेत्री नहीं है और मेरी अभिनेत्रियां मेरी पत्नी नहीं है। शायद इसी व्यवहारिक नजरिए के चलते नरगिस की आरके फिल्म से विदाई के बाद भी राज कपूर का करिश्मा बरकरार रहा। वे वैजंती माला, जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरे और मंदाकिनी के साथ भी सुपर हिट फिल्म बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इन फिल्मों में वे अपने उस सर्वश्रेष्ठ के आसपास नहीं पहुंच सके जिसे नरगिस के साथ पर्दे पर वे उतारने में कामयाब रहे थे। राज कपूर गाते, गुनगुनाते अपनी फिल्मों की न केवल धुन बना लेते थे बल्कि गाने भी तैयार करवा लेते थे। राज कपूर अपनी फिल्म के निर्देशन और कहानी पर जितना ध्यान देते थे, उतना ही उसके संगीत पर। वे खुद कई तरह के वाद्य यंत्रों को बजाना जानते थे। सिमी गरेवाल की डॉक्यूमेंट्री में राज कपूर खुद कहते हैं कि मेरी फिल्मों के गीत, संगीत,
लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं और मन्ना दे घर आया मेरा परदेसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। संगीतकार शंकर जयकिशन ने हम दोनों को गाने के बोल और धुन याद करवा दी थी, लेकिन राज कपूर ने आते ही हमारे पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया था। राहुल रवैल को भी राज कपूर के सहायक के तौर पर काम करने का मौका मिला। उन्होंने बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार मधुपाल से कहा, राज साहब के बारे में यही कहा जा सकता है कि वे सिनेमा को 360 डिग्री में जानते समझते थे। उनका भारतीय सिनेमा जगत में बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिल्मकार अनीस बज्मी को राम तेरी गंगा मैली में उनके सहायक के तौर पर काम करने का मौका मिला था। अनीस बज्मी ने बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई में फिल्म पत्रकार इकबाल परवेज से बातचीत में कहा, मैं तो खुशकिस्मत रहा कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। मैं 3-4 साल तक उनके साथ रहा। मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला जितना सीखने में 40 साल लग जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के ठीक 1 साल बाद 1948 में राज कपूर ने आरके फिल्म और स्टूडियो की स्थापना की थी। उन्होंने पहली फिल्म आग बनाई थी। इसके बाद देखते ही देखते उन्होंने ऐसे ही कई यादें और भारतीय सिनेमा पर अपनी पहचान की छाप बरसात, आवारा, बूट पॉलिश, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसी फिल्मों से छोड़ी। बरसात फिल्म का एक दृश्य आरके फिल्म का लोगो बना, जिसमें हीरो के एक हाथ में अभिनेत्री और दूसरे हाथ में वायलिन है। अभिनेत्रियां और संगीत को राज कपूर अपनी तमाम फिल्मों में इसी तरह साधे रहे। राज कपूर के भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर भी हिट अभिनेता थे, लेकिन राज कपूर ने इनके साथ तभी काम किया जब उनके लायक वे विश्वसनीय भूमिका तलाश पाए। शम्मी कपूर आरके फिल्म में पहली बार प्रेम रोग में नजर आए, जबकि शशि कपूर के हीरो के तौर पर सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने का मौका मिला। राज कपूर पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप भी खूब लगा। हालांकि वे बार बार ये कहते रहे कि उनके पिता के नाम का उन्हें बहुत फायदा नहीं मिला, लेकिन हकीकत यही है कि उनके बेटे को राज कपूर के नाम का बहुत फायदा मिला। इस पहलू पर फिल्म इतिहासकार रामचंद्रन श्रीनिवासन एक किस्सा बताते हैं। राज कपूर एक बार सुभाष देसाई के साथ एक फिल्म को लेकर बात कर रहे थे और सुभाष जी बार बार कह रहे थे कि इसका डायरेक्टर तो मनु ही होगा। राज साहब ने पूछा कि ये मनु कौन है, तो सुभाष देसाई ने बताया कि अपना छोटा भाई है। राज कपूर बोले, वो कर लेगा ना डायरेक्टर। तो सुभाष देसाई ने कहा कि डायरेक्टर तो वही रहेगा, भले आपकी जगह किसी और हीरो को लेना पड़ जाए। साल 1959 से 60 में यह स्थिति तब थी जब राज कपूर का नाम का डंका बज रहा था। हालांकि छलिया नामक फिल्म राज कपूर ने की और मनमोहन देसाई के रूप में भारतीय सिनेमा को नया फिल्मकार मिला। श्रीनिवासन का मानना है कि हो सकता है कि इस वजह से भी राज कपूर ने अपने बच्चों के लिए फिल्में बनाने की बात में गांठ बांध ली हो। आरके स्टूडियो में फिल्म बनाने का सिलसिला सिर्फ राज कपूर तक ही सीमित नहीं रहा। रणधीर कपूर ने भी इस सिलसिले को जारी रखा। उन्होंने फिल्म कल आज कल से इस परंपरा को आगे बढ़ाया, जिसके बाद 2 और फिल्म धर्म करम और हीना बनाई। राज कपूर के दूसरे बेटे राजीव कपूर ने प्रेम गंठ और ऋषि कपूर ने आ अब लौट चले बनाई। भाइयों के लिए सालों तक इस धरोहर को संभालना और अचानक उसे बेच देना आसान नहीं था, लेकिन सच यही है कि आरके स्टूडियो अब नहीं रहा। उन्होंने अपने स्टूडियो के बारे में कहा था, कहां से कहां पहुंच गए। इस स्टूडियो के सहारे यहाँ क्या क्या नहीं बना। नहीं तो स्टूडियो क्या है, ईंट है, गारा है, सीमेंट है और क्या रखा है। राज कपूर के निधन के करीब 21 साल के बाद आरके स्टूडियो का मालिकाना हक बदल गया।
33,000 वर्ग मीटर में फैले इस स्टूडियो को ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर ने बेच दिया। रणधीर कपूर ने आरके स्टूडियो के 2019 में बेचे जाने पर बीबीसी से बातचीत में कहा था, आरके स्टूडियो राज कपूर जी की वजह से ही था। वहाँ की सिर्फ जमीन ही नहीं, वहाँ की हर तस्वीर, हर फिल्म उन्हीं के जरिए बनाई गई थी। हम तीनों भाइयों ने अपना कैरियर आरके स्टूडियो से शुरू किया। कई फैंस की तरह हमारे लिए भी ये एक मंदिर था। बचपन से लेकर अब तक यहाँ से हमारी कई यादें जुड़ी हैं जो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेंगी। 2019 के पहले तक आरके स्टूडियो में कई दुर्लभ तस्वीरें, यादगार फिल्मों के पोस्टर, अभिनेता और अभिनेत्रियों के कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, मेरा नाम जोकर का क्लोन मास्क, फिल्मों से जुड़ी हुई कई चीजें मौजूद थी। लेकिन यहाँ आग लगने से काफी चीजें नष्ट हो गई थी, जिसके बाद ही साल 2019 में आरके स्टूडियो को भी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया था। आरके स्टूडियो को संजोने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इस सवाल का जवाब देते हुए रणधीर कपूर ने कहा था, ट्रैफिक के कारण यहाँ कोई आना नहीं चाहता। अगर हम इस पर पैसा खर्च करके एक बार और बनवा भी लेते तो ये हमारी बेवकूफ़ी होती। ये कई सालों से यहाँ फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई है। हम कपूर परिवार ही अपनी तस्वीरें खिंचवाते थे। शूटिंग के लिए कोई इतना दूर आता नहीं और इसमें हमारा ही नुकसान होता। ऐसे में कुछ करवा कर कोई फायदा नहीं होता। राज कपूर में जितने बड़े फिल्मकार थे उतने ही साधारण इंसान भी मौजूद था। उनमें इंसानों जैसे तमाम गुण थे, लेकिन उनकी कुछ खासियतें भी थी। वे अपने पिता के सामने कभी सिगरेट, शराब नहीं पीते थे, लेकिन खाने पीने के शौकीन खूब थे। इसके चलते उनका वजन तेजी से बढ़ता गया। विदेशी शराब पीने के शौकीन राज कपूर जमीन पर गद्दे बिछाकर सोते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, लेकिन जब भी सिनेमा की बात आती तो उनका असाधारण रूप सामने आता था। राज कपूर, देवा आनंद और दिलीप कुमार के बीच बहुत गहरी मित्रता थी, लेकिन राज कपूर इन दोनों की तुलना में बहुत कम साल जीवित रहे। महज 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति से दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेते वक्त उन्हें अस्थमा का अटैक आया। राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए राज कपूर के पास पहुंचकर उन्हें पुरस्कार दिया। राज कपूर इसके बाद अस्पताल ले जाए गए और फिर 1 महीने बाद जिंदगी की जंग हार गए। लेकिन उनकी यारबाजी, खाने पीने की महफिल की चर्चा आज भी होती है। एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड में राज कपूर की होली की खूब चर्चाएं होती थी। आरके स्टूडियो की होली की पूरी हिंदी फिल्मी इंडस्ट्री साल भर बेसब्री से इंतजार करती थी। पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा में राज कपूर पर मेघनाथ देसाई ने लिखा है कि राज कपूर हिंदी सिनेमा के पहले ग्लोबल आइकन थे। मेघनाथ देसाई के मुताबिक राज कपूर अपने अभिनय क्षमता से भी ग्रेट में शामिल होने का मादा रखते थे और फिल्म मेकिंग के लिहाज से भी वो महान फिल्मकार में शुमार थे। राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आरके फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन और नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन को याद करते हुए उनकी 10 फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव 13 से 15 दिसंबर के बीच पेश किया। इसमें आग, आवारा, श्री 420, संगम, बॉबी, बरसात, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, मेरा नाम जोकर और राम तेरी गंगा मैली जैसी सदाबहार फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों को देश भर के 40 शहरों के 135 सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस के थिएटरों में आम दर्शकों के लिए टिकट की दर 100 रुपये रखी गई। वहीं जिस पृथ्वी थिएटर में राज कपूर ने अभिनय के गुण सीखे थे, उस पृथ्वी थिएटर में उनके 100वें जन्मदिन पर दास्ताने राज कपूर का आयोजन किया गया।